नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। देवभूमि की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नैनीताल में सड़क हादसा हुआ है, 3 लोगों की मौत हो गई है। इस सड़क हादसे में कार के खाई में गिरने से ये सड़क हादसा हुआ और आपको बता दें कि लगभग 300 मीटर खाई में ये कार गिर गई है। बता दें कि तीनों युवकों को रेस्क्यू कर लिया गया और रेस्क्यू कर निकालने की कवायद चल रही है, यानी कि अभी रेस्क्यू पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, कवायद जारी है, कोशिश की जा रही है। और बता दें कि नैनीताल में ये सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। तो कार के खाई में गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कार जो कि खाई में गिर गई और खाई में गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। तो लगभग 300 मीटर खाई में ये कार जा गिरी। तो तीनों युवकों को रेस्क्यू कर निकालने की कवायद जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ वन इंडिया की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो खाई में गिरने से ये बड़ा सड़क हादसा हुआ और साथ ही 300 मीटर ये गहरी खाई थी जिसमें ये कार जा गिरी। तो खाई काफी गहरी, 300 मीटर तक नीचे ये कार जा गिरी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ वन इंडिया टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं। बता दें कि तीनों युवकों को रेस्क्यू कर निकालने की कवायद अभी भी चल रही है। इस लड़के का नाम क्या है? मुनीब रहमान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीब, ये कार आखिर खाई में गिर कैसे गई, कैसे ये हादसा हुआ? देखिए, मुख्यालय से 11 किलोमीटर दूर ये सड़क हादसा हुआ है और ये 3 दिन पहले 3 युवक सेंट्रो कार से सुयालवाड़ी से हल्द्वानी की तरफ वापसी कर रहे थे। इनकी कार अनियंत्रित होकर गाड़ी खाई में गिर गई थी। 3 दिन तक किसी को कोई सूचना नहीं थी। आज सुबह जब गांव वाले शहर वो घूमने निकले तो उन्होंने निकला तो कि कार के कुछ पड़खट्टे दिख रहे थे। तो आज अभी तक एक शव को निकाल लिया गया है और अभी 2 बॉडी अभी भी नीचे हैं। ठीक मुनीब, 3 लोगों की मौत हो गई। कार में कितने लोग सवार थे? तीनों युवक 20 से 25 साल के थे और तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो चुकी है। और अभी भी रेस्क्यू का काम जारी है? अभी भी रेस्क्यू का काम जारी है और 2 बॉडी अभी भी निकालनी बाकी है अभी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मुनीब। तो 3 जिंदगियां निकल गई ये खाई और ये कार जो कि खाई में जा गिरी। 300 मीटर गहराई तक ये नीचे जा गिरी है। रेस्क्यू का काम अभी भी जारी है और एक शव निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी 2 शव, यानी कि 3 युवक इस कार में सवार थे। तीनों ही युवकों की मौत हो गई। रेस्क्यू का काम किया जा रहा है और एक युवक का शव निकाल लिया गया है। वहीं 2 शव अभी भी फंसे हुए हैं और अभी भी रेस्क्यू का काम जारी है। कोशिश की जा रही है दोनों शवों को निकालने की। इस लड़के का नाम क्या है? ऋषिकेश से खबर है जहां पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने जनता को नई सौगात दी है। जानकी सेतु का लोकार्पण कर आम जनता को समर्पित किया है। टिहरी और पौड़ी जिले को जोड़ेगा जानकी सेतु। 2013 में शुरू हुआ था जानकी सेतु का निर्माण। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद ये पुल यानी कि जानकी सेतु बनकर तैयार हुआ है। यानी कि 7 साल का लंबा वक्त लगा है इस पुल को तैयार होने में। गंगा नदी पर बना है ये जानकी पुल। 346 मीटर लंबा और साथ ही 3.9 मीटर चौड़ा 3 लेन ब्रिज है ये, जो कि 7 साल में बनकर तैयार हुआ है। तो 346 मीटर की लंबाई है इस जानकी सेतु पुल की। 2013 में बनना शुरू हुआ था और 2020 में जाकर ये पूरा हुआ। तो टिहरी और पौड़ी जिले को जोड़ेगा ये जानकी सेतु पुल, जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने ये सौगात जनता को दी। जानकी सेतु का लोकार्पण कर आम जनता को समर्पित किया गया है जानकी सेतु पुल, जो कि 2013 में बनना शुरू हुआ था, जिसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। 2020 में जाकर इसका निर्माण कार्य संपन्न हुआ और अब इसका लोकार्पण करके इस सौगात यानी कि आम जनता को समर्पित किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने इस पुल का लोकार्पण किया है। तो संजय शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, ये पुल है जानकी सेतु जो कि 2013 में शुरू हुआ और अब जाकर कंप्लीट हुआ और इसका लोकार्पण किया गया। तो लोकार्पण कार्यक्रम में कौन कौन शामिल रहा, कैसा ये कार्यक्रम रहा, जानकारी चाहेंगे और कितनी सुविधा लोगों को होगी? ये जो पुल है 2 जिलों को जोड़ने वाला है। ये जमकेश्वर विधानसभा से मुनिगिरेती विधानसभा तक जो है ये पुल जुड़ता है।
पौड़ी जिले से टिहरी जिले को जोड़ता है, जबकि इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि जब से लक्ष्मण झूला पुल बंद हुआ है तो राम झूला पुल पर उसका बहुत लोड हो गया था, जिसकी वजह से ट्रैफिक और वहाँ के रहने वाले लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो इस पुल से बनने से ये फायदा हुआ है कि जो गंगा के पार रहने वाले लोग हैं पौड़ी जिले में, वो ऋषिकेश या इस क्षेत्र में आने के लिए उनको अब ज्यादा घूम कर नहीं जाना पड़ेगा, एकदम नजदीक हो गया है और इन लोगों को बहुत सुविधा इस पुल के बनने से हुई है। संजय, क्योंकि टिहरी और पौड़ी जिले को जोड़ेगा ये जानकी सेतु, ये लोग के लिए तो एक तरीके से खुशखबरी है ही, साथ ही जिस तरीके से आवागमन में दिक्कत होती थी, एक लंबा रूट होता था, अब वो रूट शॉर्ट हो गया है, तो जनता में किस तरह की यहाँ पे प्रसन्नता और उत्साह देखा जा रहा है इस पुल के बनने के बाद? जी हाँ, यहाँ जब मुख्यमंत्री आए वो पहले टिहरी जिले में उन्होंने इसका लोकार्पण किया, फिर पुल के पार गए, जो पौड़ी क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर भी काफी लोगों की भीड़ थी, जिन्होंने उनका स्वागत किया और उनको धन्यवाद दिया कि इस पुल के बनने से जो है हम लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा हो गई है, अब हम अपने वाहन के साथ भी इस पुल से पार कर सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय आपका। तो उत्तराखंड के राज्य मंत्री कृष्ण कुमार सिंघल का क्या कुछ कहना है, देखिए। इस क्षेत्र की नहीं, अब पूरे उत्तरांचल क्या पूरे देश की एक वो थी कि हाँ उत्तराखंड जब वो लोग आते हैं, आपने देखा होगा एक राम झूला पुल पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, कांवड़ के टाइम पे लाखों नहीं करोड़ों लोग आते थे। तो अब ये झूला पुल बनने से उन लोगों को राहत मिलेगी, यहाँ का व्यापार बढ़ेगा और एक इस पुल के बनने से 4 जिलों की कनेक्टिविटी बढ़ी है, क्योंकि इस पुल से 4 जिले जुड़े हुए हैं, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी और टिहरी। तो सभी को इस पुल से इतनी उम्मीदें हैं कि व्यापार यहाँ बढ़े और पर्यटन बढ़ेगा। हमारी सरकार की योजना आपको पता है कि होम स्टे की योजना है, इस माध्यम से लोगों को वहाँ जाकर, क्योंकि कुछ नियम वन विभाग के भी हैं, इसलिए तो यहाँ पर होम स्टे की काफ़ी संभावना है। लोगों में जागरूकता आई है, इस पुल के माध्यम से जनता को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। उनको काफ़ी लंबा घूमकर जाना पड़ता था हैं, और यात्रा समय पर कांवड़ के समय काफ़ी भीड़ रहती थी, पुल बंद कर दिया जाता था। अब ऐसी कोई उम्मीद नहीं कि कभी बंद किया जाएगा, उनको 24 घंटे आवागमन। तो उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने छठ पर्व की शुभकामनाएं दी है प्रदेशवासियों को। सीएम रावत ने ट्वीट करके लिखा कि भगवान सूर्य की उपासना एवं लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कोविड-19 के दृष्टिगत घर पर ही छठ पर्व को मनाया जाए, जय छठी मैया। तो ये ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी है, साथ ही अपील भी की क्योंकि कोविड-19 है और ऐसे में इसको देखते हुए घर पर ही छठ पर्व को मनाएं। तो भगवान सूर्य की उपासना एवं लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही कोविड-19 के दृष्टिगत घर पर ही छठ पर्व को मनाएं, जय छठी मैया। कुछ इस तरह का ट्वीट मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने करके लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। तो आपको बता दें कि आज छठ का तीसरा दिन है और नहाय खाए के साथ इसकी शुरुआत होती है पर्व की। दीपावली के बाद छठे दिन ये त्योहार मनाया जाता है, जो बहुत ही धूमधाम के साथ और एक तरीके से कहें तो बिहार के सांस्कृतिक होने का ये परिचय देता है, यानी कि सांस्कृतिक रूप से ये त्योहार बेहद अहम है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट सहित अन्य गंगा घाटों पर धूमधाम से की जाने वाली छठ पूजा इस बार नहीं होगी। पूजा के लिए गंगा तट पर बनाए चबूतरे जेसीबी से साफ कर दिए गए हैं। श्रद्धालुओं को गंगा तट पर जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी बनाई जा रही है। मौके पर पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। सार्वजनिक रूप से छठ पूजा करने वाली समितियों को भी एसडीएम ने नोटिस जारी कर दिए हैं। वहीं आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो एसडीएम ने लोगों से सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए घरों पर ही रहकर छठ पूजा मनाने की अपील की है। सिर्फ छठ पूजा की बात नहीं है, दशहरे पे और दिवाली पे भी जैसे आपने देखा होगा, जो निर्देश थे वो ये थे कि सार्वजनिक स्थल पे जमावड़ा ना हो, भीड़ ना लगे।
छठ पूजा के लिए भी जो आदेश हैं वो यही है कि सार्वजनिक स्थल पे कोई पूजा का कार्यक्रम नहीं करेंगे, सब लोग अपने अपने घरों से पूजा का कार्यक्रम करें। और उसके चलते हुए ही हम यहाँ ड्राइव कर रहे हैं, पुलिस और प्रशासन द्वारा ड्राइव करी जा रही है। घाट पे कुछ लोगों ने चबूतरे बनाए थे पूजा करने के लिए, सबको हमने 2 दिन से इन्फॉर्म कर रखा है, बट उसके बावजूद कुछ लोगों ने चबूतरे बनाए तो वो चबूतरे हम फ्लैट करवा रहे हैं। हरिद्वार में युवा भारत साधु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी शिवानंद महाराज ने हरिद्वार कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत से मुलाकात की और गौवंश के अंतिम संस्कार के लिए जगह आवंटित कराने की मांग की। साथ ही अखाड़ा परिषद की तर्ज पर हरिद्वार के स्थानीय आश्रमों को भी धन आवंटन की मांग की है। इस मौके पर स्वामी शिवानंद जी महाराज, महंत जगदीश सिंह जी महाराज, महंत रविदेव शास्त्री जी महाराज और महंत सुतीक्षण मुनि जी महाराज, महंत योगेंद्रानंद जी महाराज और राजेश रस्तोगी मौजूद रहे। तो सुमित सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, जिस तरीके से मेलाधिकारी दीपक रावत से मुलाकात की है राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी शिवानंद महाराज जी ने, भारत साधु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी शिवानंद महाराज जी ने, कैसी ये मुलाकात रही? और जिस तरीके से बात की गई गौवंश के अंतिम संस्कार के लिए जगह आवंटित कराने को लेकर, तो उसके लिए क्या कुछ कहा गया दीपक रावत की तरफ से? क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल ठीक, आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से हरिद्वार में युवा भारत साधु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी शिवानंद महाराज ने हरिद्वार कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत से मुलाकात की है और साथ ही गौवंश के अंतिम संस्कार के लिए जगह आवंटित करने की मांग की, तो ऐसे में ये मुलाकात कैसी रही? क्या कुछ मांगे उनके सामने रखी गई और क्या कुछ दीपक रावत की तरफ से कहा गया? बिल्कुल, ये युवा भारतीय साधु समाज की तरफ से यहाँ पर मेलाधिकारी दीपक रावत जी से 6 सूत्रीय एक मांग की गई थी, जिसमें गोवंश के अंतिम संस्कार के लिए भूमि आवंटन को लेकर और तथा जो अखाड़ा परिषद की तर्ज पर ही यहाँ पर जो स्थानीय आश्रम है, स्थानीय आश्रमों को भी धन आवंटन के लिए भी कुंभ के लिए उसके लिए मांग की गई है। दीपक रावत मेलाधिकारी के द्वारा आश्वासन दिया गया, क्योंकि जो गोवंश है उनके लिए एक भूमि आवंटन के लिए उन्होंने एक पॉजिटिव दिखाया है कि कहीं ना कहीं जल्द से जल्द इस कार्यवाही पर भी किया जाएगा। जी ठीक, और साथ ही आश्रमों के लिए धन आवंटन की मांग भी की गई है, तो इस धन आवंटन की मांग को लेकर भी क्या कोई प्रतिक्रिया दी गई? क्या आश्वासन दिया गया मेलाधिकारी दीपक रावत की तरफ से? बिल्कुल, अभी उनका ज्ञापन रख लिया गया है, उनसे साफ तौर पे कहा गया है कि अभी इसको देखा जाएगा, अगर इससे कहीं तक कहीं तो कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो वो भी काम किया जाएगा, उसके लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुमित आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। टिहरी से खबर, जहां की चंबा से कोटी कॉलोनी तक सड़क के किनारे क्रॉस बैरियर नहीं होने से दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। 2 लाख की आबादी भी इसी पुल से गुजरती है और इसी सड़क से, लेकिन सुरक्षा के उपाय न होने के कारण कई बार इसमें लोग गिरकर चोटिल हो गए हैं। स्थानीय नागरिक रघुवीर सिंह रावत का कहना है कि मामले में कई बार लोक निर्माण विभाग को इस संबंध में अवगत करा दिया गया, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी टिहरी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने कहा है कि हम सड़क सुरक्षा से बैठक करते हैं और संबंधित को उचित निर्देश भी करते हैं। टिहरी के चंबा से कोटी कॉलोनी तक सड़क के किनारे क्रॉस बैरियर नहीं होने की वजह से दुर्घटना की आशंका बनी हुई है और 2 लाख की आबादी इस पुल से गुजरती है और इसी सड़क से कोई सुरक्षा के उपाय नहीं है। इसी वजह से कई बार दुर्घटना हो जाती है और लोग गिरकर चोटिल हो जाते हैं। तो स्थानीय नागरिक रघुवीर सिंह रावत ने इस मामले पर कहा है कि इस मामले को लेकर लोक निर्माण विभाग को कई बार जानकारी दी गई है, अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी कदम लोक निर्माण विभाग की तरफ से नहीं उठाया गया, कोई ध्यान नहीं दिया गया। और जिलाधिकारी
टिहरी एवं आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक भी होती है और संबंधित को उचित निर्देश भी दिया जाता है, लेकिन वहीं अभी तक ये सड़क ऐसी है जिस पर सुरक्षा को लेकर कोई भी काम नहीं किया गया, कोई भी प्रबंध नहीं किया गया। ऋषिकेश से खबर है, जहां पर नंदू फार्म में चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया। मंदिर से दान पात्र चोरी कर फरार हुए चोर, मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पार्षद राधा रमोला ने इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग भी की है। तो मंदिर से दान पात्र चोरी करके चोर फरार हो गए हैं। ऋषिकेश से बड़ी खबर है, जहां पर नंदू फार्म में चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया और मंदिर में रखा दान पात्र चोरी कर लिया गया है। तो चोरी करके फरार हुए दान पात्र को मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पार्षद राधा रमोला ने इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग भी की है। काशीपुर से खबर, जहां पर पानी में डूबने से बच्ची की मौत हो गई है। शिकायत के बाद भी जल भराव की समस्या खत्म नहीं हुई। बच्ची की मौत के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। शारदा सागर डैम से ये पानी छोड़ा गया था। खटीमा के सिसैया गांव की ये घटना है, यानी कि खटीमा के सिसैया गांव की ये घटना है, जहां पर शारदा सागर डैम से पानी छोड़ा गया और पानी में डूबने से बच्ची की मौत हो गई। शिकायत के बाद भी जल भराव की समस्या खत्म नहीं हुई। बच्ची की मौत के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि नैनीताल से है, जहां जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। लर्निंग ट्रीज पब्लिक स्कूल पर यह कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना चल रहा था ये स्कूल, बिना मूलभूत सुविधाओं के स्कूल संचालित था, जिसके बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की और साथ ही निर्देश भी दिया है कार्रवाई का। तो नैनीताल से बड़ी खबर, जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। लर्निंग ट्रीज पब्लिक स्कूल पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं हाईकोर्ट की तरफ से। शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना ये स्कूल चलाया जा रहा था, तो बिना मूलभूत सुविधाओं के ये स्कूल संचालित था, लर्निंग ट्रीज पब्लिक स्कूल, जिस पर जनहित याचिका दायर की गई। और इस याचिका पर आपको बता दें कि हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं लर्निंग ट्रीज पब्लिक स्कूल पर, जो कि बिना शिक्षा विभाग की अनुमति के और साथ ही बिना मूलभूत सुविधाओं के संचालित था, चलाया जा रहा था। ये जनहित याचिका थी एक इलीगल स्कूल का चलना, जो लर्निंग ट्री एकेडमी नैनीताल नामक स्कूल था, जो इलीगल रूप से चलाया जा रहा था, जिसका कोई सैंक्शन नहीं था। इस स्कूल में बहुत सारी अनियमितताएं थी, जिसमें वहाँ पानी का सुविधा ना होना, बाथरूम टॉयलेट की सुविधा ना होना, और ना ही इस स्कूल में चारों तरफ से बाउंड्री करी गई थी, जो एक प्रोटेक्शन के लिहाज से बहुत बुरा था। कोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए राज्य सरकार को ये बोला है कि जल्द से जल्द इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसकी रिपोर्ट जल्द से। मुबीन रहमान संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ। मुबीन, ये स्कूल जो कि संचालित था बिना मूलभूत आवश्यकताओं के साथ भी, सुविधाओं के साथ भी, और साथ ही शिक्षा विभाग की अनुमति भी इसे नहीं थी, उसके बावजूद ये संचालित किया जा रहा था, जिसके खिलाफ याचिका दायर की गई और अब इस पर जिस तरीके से सुनवाई हुई है, तो हाईकोर्ट ने क्या कुछ फैसला सुनाया है कार्रवाई के दौरान, सुनवाई के दौरान? हाईकोर्ट ने तत्काल स्कूल बंद करने के लिए कहा है, और जैसा कि अभी लॉकडाउन से स्कूल बंद ही है वो, तो अभी बच्चों का वहाँ छोटे बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, बच्चों की सुरक्षा का कोई खास ध्यान नहीं रखा जाता था वहाँ पर। मुनीब, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है और कोशिश की जा रही है दोबारा संपर्क साधने की। तो बता दें कि बिना शिक्षा विभाग की अनुमति के ये स्कूल संचालित किया जा रहा था और इस पूरे मामले को लेकर याचिका दायर की गई हाईकोर्ट में, जिस पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने स्कूल को बंद करने का निर्देश दिया, कार्रवाई का निर्देश दिया। तो लर्निंग ट्रीज पब्लिक स्कूल जो कि शिक्षा विभाग की अनुमति के बगैर संचालित था, साथ ही मूलभूत सुविधाएं भी
नहीं दे रखी थी छात्रों को, और इसके बाद अब सुनवाई हुई और सुनवाई में आदेश दिया गया कि ये स्कूल बंद किया जाए। तो लर्निंग ट्रीज पब्लिक स्कूल जिसके खिलाफ याचिका दायर की गई और सुनवाई भी हुई। तो खबर कोटद्वार से है, जहां पर प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कांग्रेस में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि उत्तराखंड सरकार ने कोटद्वार की जनता पर मानकों के विपरीत नगर निगम थोप दिया। नगर निगम थोपने के बाद कोटद्वार की जनता को 10 सालों तक कोई टैक्स नहीं देने का लॉलीपॉप थमा दिया गया, जिससे कोटद्वार की जनता नगर निगम का विरोध ना कर सके। लेकिन महज 1.5 सालों में ही प्रदेश सरकार ने रंग बदलते हुए संपत्ति कर वसूलने के फरमान जारी कर दिए, और जिससे कोटद्वार की जनता में भारी आक्रोश है। कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मालवीय उद्यान में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। हमारा आज जो कार्यक्रम था, सामूहिक रूप से हम लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई है अनावासीय गृह करके भूखंड करके विरोध में, और उसमें हमने कई तर्क रखे हैं। चूँकि ये क्षेत्र अधिकांश क्षेत्र नया नगर निगम में जुड़ा हुआ है, नगर निगम में न लाइन ट्रांसफ़र हुई है, न नगर निगम का अपना बिजली पानी है, और यहाँ पर अधिकांश लोग सेवानिवृत्त लोग हैं जिनकी कम आय है, तथा भाबर क्षेत्र में ऐसे भूखंड और भवन हैं जो कि SC/ST व्यक्ति के नाम पे दर्ज हैं। और रुड़की से खबर है, जहां पर मौसम में बदलाव से बीमारियों के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। अस्पतालों में बढ़ने लगी है मरीजों की संख्या। मलेरिया और डेंगू के भी मामले सामने आ रहे हैं। बुखार के मरीजों की पहले कोरोना जांच कर रहे हैं डॉक्टर। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर फिर अन्य जांचें की जा रही हैं। तो मलेरिया और डेंगू के भी मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो मौसम में बदलाव से बीमारियों के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। रुड़की से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम में बदलाव हुआ तो अन्य बीमारियों के संक्रमण का खतरा बढ़ा और अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। तो ऐसे में पहले कोरोना का टेस्ट किया जा रहा है, और जब वो रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है फिर उसके बाद अन्य टेस्ट किए जा रहे हैं। पहले तो हम एक जो पेंडेमिक चल रहा है हमारा कोविड, उसी से जूझ रहे हैं। दूसरा, जैसा कि अब आजकल महसूस कर रहे होंगे, मौसम में बदलाव हो रहा है। अभी तक गर्मी चल रही थी, अब ठंड शुरू हो गई है, हल्की हल्की ठंड रहती है। अब ऐसे में जो मौसम से जुड़ी बीमारियां हैं, एक तो फ्लू जो है, बुखार, खांसी, जुकाम, ये सब हो रही हैं, इसका भी खतरा बढ़ गया है। उसका सीज़न भी चल रहा है। दूसरा, एक मेरी ये हिदायत रहेगी, जैसे कि खुली जगहों पे लोग पानी भरा हुआ छोड़ देते हैं। जैसे आजकल कूलर का जो है इस्तेमाल बंद कर दिया होगा, लेकिन कई बार क्या है, उसमें पानी पड़ा छोड़ देते हैं, जिससे कि उसमें सड़ने लगता है और उसमें मच्छर पैदा होने लगते हैं। सुनील पटेल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, रुड़की में जिस तरीके से मौसम बदल रहा है तो मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, तो क्या कुछ तैयारियां, कैसी व्यवस्था है अस्पतालों में? बिल्कुल बताना चाहूंगा। अभी जो है देश जो है कोरोना बीमारी से जूझ रहा है, उसको देखते हुए फिलहाल मौसम में बदलाव आ रहा है। मौसम के बदलाव देखते हुए देखा जा रहा है कि खांसी, जुकाम, मलेरिया आदि जैसी जो बीमारियां हैं वो अब लोगों को होने लगी, जिसको टेस्ट कराने के लिए लोग अस्पताल में जाते हैं। लेकिन अस्पताल में पहले क्या है कि उनसे कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। कोरोना टेस्ट उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो उसके बाद जो है उनके मलेरिया वगैरह के जो है टेस्ट कराए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए डॉक्टरों का कहना भी यह है कि जिस तरह से जो मौसम बदलता है तो मौसम बदलने में सांस दमा, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक के जो मरीज होते हैं उनको इससे ज्यादा खतरनाक जो है बीमारी का होने का खतरा रहता है। क्योंकि जो मौसम बदल जाता है, मौसम में जो इस बीमारी के जो मरीज होते हैं उनको ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि दिन में गर्मी रहती है और रात को ठंड रहती है। तो उसको देखते हुए जो मलेरिया वगैरह की जो बीमारी बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए जो है फिलहाल स्वास्थ्य विभाग भी फिलहाल अलर्ट हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी जिस तरह जो स्वास्थ्य विभाग अपनी बिल्कुल भूमिका निभा रहा है। अब जो और लोग सर्दी और गर्मी के इस मौसम में जूझ रहे हैं वो अपने बचाव कैसे करते हैं? रितु, ठीक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।